भास्कर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। संक्षिप्त में बुध की प्रवृत्ति को समझेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे मेष राशि में बुध यदि बैठा हो तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। बुध के बारे में अक्सर कहा गया है कि यह एक अति चंचल, मिलनसार और भ्रमणशील ग्रह है और यह जिसके साथ रहता है उसी के जैसा हो जाता है। यह प्राय आम सोच है और इसी तरह से बुध के बारे में कहा गया है। बुध ग्रह की मूल प्रवृत्ति हमको समझनी हो तो सबसे पहले हमको देवासुर संग्राम को याद रखना होगा। जो भी मनुष्य इस जगत में आया है उसके अंतस में यह देवासुर संग्राम निरंतर चलता रहता है और इसी कारण कभी हम बिल्कुल देवतुल्य यानी सद्गुणों से परिपूर्ण रहते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं और फिर अचानक ही हम असुर प्रवृत्ति की तरफ बढ़ जाते हैं। लोभ, लालच, चालाकी, बेईमानी सारे अवगुण आकार लेने लगते हैं। दूसरे रूप में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि हम कुछ चुनिंदा लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके साथ ईमानदारी से रहते हैं, सच्चाई से रहते हैं, यानी देवतुल्य होते हैं। वहीं दूसरे समूह के साथ यानी कुछ अन्य लोगों के साथ असुरों जैसा व्यवहार करते हैं, यानी अच्छा व्यवहार नहीं करते। और यह दोनों ही वृत्तियां एक साथ हर मनुष्य में समाई होती है। कब कौन सी वृत्ति हावी हो जाएगी यह कहना मुश्किल है, तो इसका निर्धारण भी बड़ी बारीकी से करना होता है। बुध के बारे में इसीलिए कहा गया है कि इसको समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि बुध की मूल प्रवृत्ति को आप समझें, फिर इसका फल निर्धारण करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम सब जानते हैं कि शास्त्रों में बुध को बुद्धि का देवता कहा गया है, तो फिर आसानी से समझा जा सकता है कि यही बुद्धि हमको देवता या असुर होने की तरफ धकेलती है और यह कार्य यानी जातक को किस तरफ धकेलना है इसको बुध बड़ी आसानी से कर जाते हैं और इसी वजह से इनको बुद्धि का देवता कहा गया है, क्योंकि आदमी को अच्छे या बुरे कर्म करने के लिए उसकी बुद्धि को ही तो फेरना पड़ता है, यानी उसकी बुद्धि वैसी ही कर देते हैं कि वह देव रहे या असुर रहे। बुध नपुंसक ग्रह कहा गया है, दोहरी मानसिकता वाला ग्रह है। इसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण समाये होते हैं, इसीलिए यह बुध जातक को जीवन के उच्चतम स्तर तक भी ले जा सकता है। इसमें पूरी क्षमता होती है कि जातक को उच्चतम शिखर तक ले जाए और उतनी ही क्षमता होती है कि जातक को जीवन के निम्नतम बिंदु तक ले आए। ये दोनों गुण इस बुध में विद्यमान रहते हैं और बुध की इसी दोहरी मानसिकता के कारण इसके फल भी कुछ विचित्रता लिए होते हैं और इसी वजह से, क्योंकि बालक की कोई अपनी वृत्ति नहीं होती और इसी वजह से इसको बालक या राजकुमार यह भी कहा गया है। और चूंकि बालक की अपनी कोई वृत्ति नहीं होती तो वह जैसा संग साथ पाता है उसकी बुद्धि वैसी ही हो जाती है और यही इस बुध के बारे में भी समझना चाहिए कि यह जिस ग्रह के साथ भी बैठ जाएगा वैसे ही फल देगा। और इस बात को समझने के लिए आप बुधादित्य योग को देखिए। आपने बुधादित्य योग की बहुत चर्चा सुनी होगी, यानी जब सूर्य के साथ बुध बैठा हो वह बुधादित्य योग कहलाता है। और मजे की बात देखिए कि ज़्यादातर कुंडलियों में आपको बुधादित्य योग मिलेगा, यानी सूर्य से बुध की मात्र 18 डिग्री की मैक्सिमम दूरी हो सकती है और इसी वजह से ये या तो सूर्य के साथ रहकर बुधादित्य योग बनाएगा या एक घर आगे या एक घर पीछे हो सकता है। इससे ज्यादा दूरी सूर्य से इसकी नहीं होती और इसी कारण ज्यादातर कुंडलियों में यह बुधादित्य योग पाया जाता है। अब समझिए बुधादित्य योग है क्या। तो देखिए, सूर्य को आत्मा या प्रकाश माना गया है और है भी, इसमें तो कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। यह सूर्य के प्रकाश से ही सृष्टि चल रही है।
तो सूर्य प्रकाश है और कालपुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामित्व रखने के कारण यही आत्मा भी है। अब बुध जो कि नपुंसक है, जिसका अपना कोई स्वभाव नहीं है, वह जब इस आत्मा के संपर्क में आता है, यानी जब सूर्य से उसका संबंध बन जाता है, इस स्थिति में यह जातक को आत्मा के उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। यही बुधादित्य योग है। और यही बुध जब किसी विपरीत प्रकृति के ग्रह के साथ संबंध बना ले किसी भी तरह का, तो वह उसको आत्मा के निम्नतम स्तर तक भी ले जा सकता है। यानी बुध का संबंध सूर्य से हुआ या कह लीजिए पंचम भाव से हुआ, तो वह जातक को आत्मा के उच्चतम स्तर तक ले जा सकता है। और इसी बुध का संबंध यदि एकादश भाव या शनि से हो गया, तो यह जातक की चेतना को निम्नगामी वृत्तियों में धकेल देता है। अब एक उदाहरण के जरिए हम इस बुध की दोहरी प्रवृत्ति को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यह कैसे काम करता है। अब देखिए, कालपुरुष की कुंडली में तृतीय भाव में मिथुन राशि पड़ती है, जिसका स्वामी बुध है। और बुध की इसी दोहरी प्रवृत्ति के कारण तीसरे भाव को भ्रम का भाव कहा गया है। और मजे की बात यह है कि यही तृतीय भाव ज्योतिषी के लिए भी है। ज्योतिष भी वही कर और समझ सकता है भली भांति जिसके पास तृतीय भाव हो, यानी बुध हो, और जिसकी बुद्धि चलती हो। लेकिन है यह भ्रम का भाव। तो फिर सवाल उठता है कि तृतीय भाव जब भ्रम का है और ज्योतिष का भी है, और ज्योतिषी ही भ्रमित है, तो वह जातक को सलाह क्या देगा, क्योंकि वह तो खुद भ्रमित है। और सवाल जायज भी है। ये तो ऐसे ही हुआ कि ज्योतिषी खुद भ्रमित है, तो जातक को, आने वाले को और भी भ्रमित कर देगा। और यहीं से इस बुध को समझने की सीढ़ी शुरू होती है। याद रखिए, बुध का अपना कोई स्वभाव नहीं है, वह नपुंसक है, दोहरी मानसिकता वाला है, अपने आप में कोई डिसीजन नहीं ले सकता, यानी वह जिसके साथ रहता है उसके गुण धर्म अपना लेता है। अब यहाँ देखिए, ज्योतिषी बुध की वजह से, तृतीय भाव की वजह से ज्योतिष तो कर रहा है, लेकिन अकेले बुध से तो नहीं होगा। और इसी बुध को जब पंचम भाव यानी सूर्य का साथ मिल गया, तो फिर ज्योतिषी के लिए यह बुधादित्य योग बन गया। और जातक को वह जो भी सलाह देगा वह उच्च स्तर की होगी, जातक के कल्याण के लिए होगी, और इसमें ज्योतिषी का अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा। वह निस्वार्थ भाव से सलाह देगा और वह काम भी करेगी। यानी तृतीय के साथ पंचम यानी बुध के साथ सूर्य यानी बुधादित्य योग जब यह बन गया, तो ज्योतिषी की आत्मा की गहराइयों से वचन निकलते हैं, जो कि जातक के लिए हितकारी साबित होते हैं और उसका काम भी हो जाता है। तो यह हुआ बुध का एक पक्ष, यानी इसको हम बुध का सकारात्मक पक्ष कहेंगे। अब बुध का नकारात्मक पक्ष देखते हैं। इसी उदाहरण से हमको बुध का सारा चरित्र समझ में आ जाएगा। अब नकारात्मक पक्ष की तरफ चलें तो तृतीय भाव यानी बुध की वजह से ज्योतिषी तो है, पर मान लीजिए इस बुध का साथ कुंभ राशि या एकादश भाव या फिर कह लें शनि के साथ हो गया, तो शनि अंधकार है। यहाँ ज्योतिषी के पास आत्मा रूपी प्रकाश नहीं होगा, वह स्वयं अंधकार में होगा। तो अंधकार में तो आप कुछ देख नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में वह ज्योतिषी अपने स्वार्थ के वशीभूत जातक से उल्टे सीधे उपाय कराएगा। यानी जातक के ऊपर इस ज्योतिषी का लालच भारी पड़ेगा। और अक्सर आपने महसूस किया होगा कि कई लोग ऐसे होते हैं जो कई ज्योतिषियों के पास घूम फिर कर आते हैं और वह बताते हैं कि मैंने काल सर्प दोष की पूजा भी 3-4 बार करवा ली, पितर दोष की भी करवा ली, मंगल दोष की भी करवा ली, जितने तरह के दोष होते हैं उन सब की पूजा करवा ली, पर मेरा काम नहीं होता। तो ये जातक भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के वश ऐसे ही ज्योतिषियों के पास पहुंचते हैं जो इन्हें भांति भांति की पूजा और शांति पाठ करवाने की सलाह देके अपना स्वार्थ पूरा करते हैं। जातक का कोई भला उसमें नहीं होता है, पर इनका भला अवश्य हो जाता है। और इस बारे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं कहना, क्योंकि सबका अपना अपना प्रारब्ध है, ज्योतिषी का भी है, जातक का भी है।
जिसकी जैसी वृत्ति है, जैसे प्रारब्ध हैं, वैसे ही कर्म उसके द्वारा प्रकृति करवा लेती है। तो आशा करता हूं कि इस उदाहरण से जो हमने ज्योतिषी की तरह लिया है, उससे आपको इस बुद्ध की इस दोहरी मानसिकता का पता चल गया होगा कि यह किस प्रकार जो साथ में ग्रह बैठा है या जिस ग्रह के यह प्रभाव में है, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेता है। यही बुद्ध है जो सकारात्मक भी है और यही बुद्ध है जो नकारात्मक भी है। यही बुद्ध है। तो आशा है आपको बुद्ध के बारे में जो संक्षिप्त में हमने बात की वह उपयोगी लगी होगी। और अब हम बात करते हैं, यदि बुद्ध मेष राशि में बैठा हो, यानी आपकी कुंडली में जहां 1 का अंक लिखा है वहां पर बुद्ध बैठा हो, तो वह क्या फल देगा। यह बुद्ध जातक को क्रोधी विचारधारा वाला और अड़ियल स्वभाव वाला बनाता है। ऐसे जातक प्राय जिद्दी होते हैं और जो ठान लेते हैं वह करके ही मानते हैं। नफा नुकसान अलग बात है, पर उनके मन में जो आ गया उसको वह करके मानेंगे। और इन जातकों में चालाकी, चतुराई और दुनियादारी के सारे गुण मौजूद रहते हैं, यानी पूरे दुनियादार होते हैं, अपनी मनमर्जी से चलते हैं, दूसरे की कभी सुनते नहीं हैं। जो इन्होंने ठान लिया वह करना है, यानी अपने मन की पूरी करना, यह इनके स्वभाव में होता है। माता पिता परिवार इनके साथ भी इस बुद्ध के दशाकाल में संबंध खराब हो जाते हैं। और यह बुद्ध जातक को खाने पीने वाला और किसी न किसी व्यसन में रत रहने वाला भी बनाता है। और इनकी इन्हीं आदतों की वजह से इनके न केवल परिवार से संबंध खराब होते हैं, बल्कि सामाजिक तौर पर भी इनके संबंध अच्छे नहीं रह पाते हैं। आर्थिक स्थिति भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहती, यानी कुटुंब परिवार में एक सामंजस्य की कमी बनी रहती है। और यदि आपका जन्म अश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती नक्षत्र में से हुआ है, तो यह बुध आपका नक्षत्र स्वामी होगा। और इस स्थिति के जातकों के अनुज या अनुजा अवश्य होती है। और ज़्यादा संभावना इस बात की है कि जातक की छोटी बहन अवश्य होगी, यह नक्षत्रपति होने की स्थिति में। अब ज़्यादातर तो इस बुद्ध के नकारात्मक परिणाम ही मिलते हैं, लेकिन हम द्वैत की बात करते हैं तो देखिए, यह बुद्ध यदि नक्षत्र स्वामी हो या इसकी दशा का आगमन शिक्षा काल में हो, तो यह उच्च स्तर की विद्या परिपूर्ण करवा देता है। यह इस बुद्ध का सकारात्मक पक्ष। और ऐसे जातक प्राय वकालत, मेडिकल या नामी सर्जन भी हो सकता है, रिसर्चर्स भी हो सकता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, यानी ज्यादातर ये शोध के कार्यों में जाते हैं। बीमा से संबंधित कोई कर्म भी कर सकता है और इन्हीं कर्मों में इनका अध्ययन भी पूरा होता है और इसमें ये बहुत सफल भी रहते हैं। बुद्ध की यह बहुत अच्छी स्थिति है शिक्षा के मामले में। और मान लीजिए यही बुद्ध नक्षत्र स्वामी है और जातक ज्योतिषी है, तो अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, यह बुद्ध पूरी तरह से शनि के प्रभाव में है। तो ज्यादा हम क्या कहें, यह भी ज्योतिषी की सोच को नकारात्मक कर देता है। और आशा करते हैं आपको यह चैप्टर पसंद आया होगा और उपयोगी लगा होगा। अब आज के चैप्टर को यही विराम देते हैं और अगली बार आपसे फिर मिलते हैं किसी नए चैप्टर में। तब तक के लिए जय जय सिया राम।